मदद, दिल छू लेने वाली कहानी। दीदी इस बार में बेटी की शादी निपटा कर ही वापस आ पाऊंगी। प्रिया ने गैस की आंच धीमी की और रसोई के कोने में खड़ी कामनी की तरफ देखा। कामनी की बात सीधे उसके दिल पर लगी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे खुशी और फिक्र दोनों एक साथ पल रही हो। कोई बात नहीं कामिनी, पहले बैठो, थोड़ा पानी पी लो, प्रिया ने प्यार से कहा। कामनी पिछले 4 सालों से इस घर में काम कर रही थी। सुबह की सफाई, बर्तन, कपड़े धोना और फिर शाम को 2 घंटे की मेहनत। प्रिया के घर की हर चीज कामनी के हाथों से गुजरती थी। फिर भी प्रिया के लिए कामनी की जिंदगी बस एक नौकरानी तक ही सीमित थी। आज अचानक प्रिया को ये बात चुभने लगी, जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। प्रिया ने धीमे स्वर में पूछा, बेटी की शादी कब तय हुई है? कामनी ने अपने पल्लू को संवारा। अगले महीने की 12 तारीख। घर में सब तैयारी में है दीदी, बस खर्चे का जुगाड़। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। प्रिया की नजर कामनी के हाथों पर गई। हथेलियों पर पुराने घाव के निशान थे, उंगलियां सख्त और नाखून टूटे हुए। एक पल के लिए उसे लगा जैसे इन हाथों ने उसके घर को तो संवार लिया, लेकिन बदले में अपनी ही जिंदगी की चमक गवा दी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? प्रिया के मुंह से निकल गया। कामनी ने नजरें झुका ली। दीदी, कोई किसी को क्या बताता है? आपको काम चाहिए, हमें रोटी, बस इसी रिश्ते से घर चलता है। प्रिया कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? स्नेहा। कामनी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई, जैसे बेटी का नाम लेते ही मन को सुकून मिल गया हो। बहुत होशियार है दीदी, स्कूल छोड़कर उसने सिलाई का काम सीख लिया है। कहती है, माँ मैं भी आपका बोझ हल्का करूँगी। प्रिया का गला रुंध गया। वे अपने कमरे में चली गई। अलमारी खोलकर उसने एक लाल रंग का डिब्बा निकाला। कुछ महीने पहले उसने ऑनलाइन एक बर्तनों का सेट मंगवाया था। सोचा था घर में सजा कर रखेगी। वे डिब्बा अब तक बंद पड़ा था। फिर उसे याद आया, कामनी की हर महीने की तनख्वाह से वह खुद ही एडवांस के नाम पर कुछ पैसे काट लेती थी, ताकि साल के अंत में बोनस दे सके। पर सच तो ये था कि कामनी कभी उस बोनस के लिए पूछती नहीं थी, और प्रिया भी अपनी व्यस्तता में भूल जाती थी। उसने कागज पर हिसाब लगाया, कटे हुए पैसे, कुछ बचत और ऊपर से अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया। प्रिया ने एक लिफाफा तैयार किया, उसमें रकम रखी। फिर अपनी साड़ियों वाली अलमारी से एक गहरी नीले रंग की साड़ी निकाली, जो उसने बहुत शौक से खरीदी थी पर पहनी कभी नहीं। साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें, स्टील के गिलास, एक प्रेशर कुकर की सीटी, मसाले का डिब्बा और स्नेहा के लिए चांदी की छोटी सी बिछिया, जो शायद साधारण थी मगर तोहफे जैसे चमक रही थी। वे सब लेकर प्रिया रसोई में लौटी। कामनी, ये रखो। प्रिया ने डिब्बा और लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। कामनी जैसे पत्थर की मूर्त बन गई थी। दीदी, ये क्या है? प्रिया ने बहुत साधारण लहजे में कहा, ये स्नेहा की शादी के लिए थोड़ी सी मदद मेरी तरफ से, और लिफाफे में कुछ रुपए। तुम्हें मना करने का हक है, लेकिन मेरे पास देने का भी हक है। आज से नहीं, 4 साल से। कामनी की उंगलियां कांपने लगी। वह सिर्फ बर्तन नहीं छू रही थी, वह शायद सम्मान छू रही थी। वह एहसास जो उसे सालों से किसी ने दिया ही नहीं था। दीदी, ये बर्तन सेट, उसने गले में अटका शब्द जैसे बाहर निकला। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी बेटी के घर में जब मेहमान आएंगे तो उसे लगे कि ये भी उसका अपना घर है, कोई उधार की जिंदगी नहीं। कामनी की आंखों में आंसू झलक आए। दीदी, मैं क्या कहूँ? प्रिया ने हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि उसका हाथ थाम कर कहा, बस खुश रहो। और स्नेहा को कहना, अपना स्वाभिमान कभी मत गिरने देना। कामनी उठी तो उसका शरीर थका हुआ था, मगर चेहरा जैसे पहली बार तना हुआ लग रहा हो। जाते जाते उसने कहा, दीदी, मैं ये सब लौटाऊंगी धीरे धीरे। मेरी बेटी,
प्रिया ने बात काट दी। लौटाना नहीं है कामनी, ये कर्ज नहीं शगुन है। कामनी चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो प्रिया को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने सोचा, इतने साल और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कामनी के घर में क्या चल रहा है। अगली सुबह प्रिया ने अपने पति अमित से बात की। अमित ऑफिस जाने की जल्दी में था, मगर प्रिया ने उसे रोक लिया। अमित, हमें एक बात बदलनी होगी। क्या? अमित ने घड़ी देखते हुए पूछा। हम जिस घर में रहते हैं वो सिर्फ हमारा नहीं है। यहाँ रोज जिन लोगों के हाथ लगते हैं उनकी जिंदगी भी हमारी वजह से चलती है। हम उन्हें सिर्फ नौकर न समझे, इंसान समझे। अमित ने कुछ पल प्रिया की आंखों में देखा। शायद उसने पहली बार प्रिया के भीतर की बेचैनी महसूस की। तुमने कामनी को कुछ दिया? उसने पूछा। हाँ, स्नेहा की शादी के लिए। अमित ने सांस छोड़ी। अच्छा किया। और क्या करना चाहती हो? प्रिया ने कहा। मैं चाहती हूँ कि हर महीने कामनी की तनख्वाह के साथ हम उसे एक छोटा सा पढ़ाई फंड दें, स्नेहा या उसके छोटे भाई की शिक्षा के लिए, और उसे ये एहसास न हो कि वो मांग रही है। ये उसका हक लगे। अमित ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम जैसा तय करो। प्रिया को राहत मिली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद प्रिया को एक फोन आया, अनजान नंबर। उधर से एक घबराई हुई आवाज़। दीदी, मैं स्नेहा बोल रही हूँ, कामिनी की बेटी। प्रिया चौंकी। हाँ बेटा, बोलो, सब ठीक है? दीदी, शादी रुक गई है। स्नेहा का गला भर आया। लड़के वालों ने कहा दहेज कम पड़ रहा है। माँ चुपचाप बैठी है, कुछ बोल नहीं रही। मैं बस आपको बताना चाहती थी, क्योंकि जो बर्तन सेट आपने दिया वो मेरे लिए पहली बार था कि किसी ने बिना मांगे कुछ दिया। प्रिया के हाथ से फोन कसकर पकड़ लिया था। भीतर से गुस्सा उठा। दहेज के नाम पर आज भी किसी लड़की का जीवन तोड़ देना। स्नेहा सुनो, तुम रो मत। प्रिया ने खुद को संभालते हुए कहा। मैं अभी आती हूँ, अपने घर का पता भेजो। प्रिया ने अमित को सब बताया। अमित ने बिना एक सवाल किए कार निकाली। दोनों सीधे कामनी के घर पहुंचे। एक छोटे से कमरे में भीड़, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और कामनी का चेहरा जैसे बुझा हुआ दिया। प्रिया अंदर गई तो कामनी उठकर खड़ी हो गई। दीदी, आप क्यों आई? मेरा तो भाग्य खराब है, प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा। भाग्य नहीं कामिनी, समाज की सोच खराब है। और स्नेहा, तुम मेरी तरफ देखो। स्नेहा लाल जोड़े में नहीं थी, वह साधारण कपड़े में थी, पर आंखों में आग और आंसू दोनों थे। प्रिया ने कहा, ये शादी अगर दहेज के कारण टूट रही है तो टूट जाने दो। तुम्हारा जीवन किसी कीमत पर नहीं बिकेगा। कामिनी के रिश्तेदारों में से एक बोला। बहन जी, बात आसान है, लड़की चुपचाप मान जाएगी। प्रिया ने शांत मगर ठोस आवाज में कहा। लड़की बोझ नहीं होती, उसे बोझ बनाया जाता है। आज अगर ये लोग कम कहकर छोड़ रहे हैं, कल को और मांगेंगे और फिर स्नेहा की जिंदगी नर्क होगी। अमित भी आगे आया। हम मदद करेंगे, लेकिन दहेज के लिए नहीं, स्नेहा की पढ़ाई और उसके पैरों पर खड़े होने के लिए। कामिनी रोने लगी। दीदी, मैं क्या करूं? लोग क्या कहेंगे? प्रिया ने धीरे से कहा। लोगों की बातों से घर नहीं चलता कामिनी, बेटी की सांसों से चलता है। उस दिन प्रिया ने स्नेहा को अपने साथ बैठाकर बात की। पता चला स्नेहा सिलाई में बहुत माहिर थी और डिज़ाइन भी समझती थी। प्रिया ने वही तय किया। स्नेहा को एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन दिलवाएगी और कामिनी के घर का किराया भी अगले 6 महीने प्रिया और अमित भरेंगे, ताकि कामिनी बिना डर के बेटी के साथ खड़ी रह सके। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा। दीदी, मैं आपको कभी लौटा नहीं पाऊंगी। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। लौटाना मत, बस जब तुम सक्षम हो जाओ तब किसी और स्नेहा के लिए यही कर देना। समय बीता, स्नेहा का चेहरा बदलने लगा। आंखों में डर कम और आत्मविश्वास ज़्यादा। उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया। ब्लाउज, कुर्ती, बच्चों के कपड़े।
प्रिया ने अपनी सोसाइटी में उसके काम की तारीफ की। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े। कामिनी के घर में पहली बार महीनों बाद हंसी लौटी। एक दिन स्नेहा ने प्रिया को बुलाया। छोटे से कमरे के कोने में उसने अपने हाथों से सिला हुआ एक नीला दुपट्टा रखा था। दीदी, ये आपके लिए पहला दुपट्टा जो मैंने पूरा खुद डिजाइन किया है। प्रिया ने दुपट्टा हाथ में लिया। कपड़ा साधारण था मगर उसमें मेहनत की खुशबू थी। कामिनी ने धीरे से कहा, दीदी, उस दिन आपने जो बर्तन सेट दिया था ना, वो बस सामान नहीं था, वो इज्जत थी। उस दिन स्नेहा ने पहली बार कहा था, माँ, मैं भी किसी से कम नहीं। प्रिया की आंखें भीग गईं। उसने महसूस किया कभी कभी किसी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा धन नहीं चाहिए होता, बस किसी के कंधे पर रखा एक भरोसे का हाथ चाहिए होता है। स्नेहा मुस्कुराकर कहा, दीदी, अब मेरी शादी का डर नहीं है। शादी होगी तो ऐसे घर में होगी जहां मुझे चीज़ों से नहीं, मेरे हुनर और मेरे मन से पहचाना जाएगा। प्रिया ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस यही चाहिए था। उस शाम घर लौटते हुए प्रिया ने अमित से कहा, आज समझ आया, खुशियाँ किसी बड़े फंक्शन से नहीं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती हैं। अमित ने गाड़ी चलाते हुए कहा, और कभी कभी किसी के जीवन का असली दहेज उसका आत्मसम्मान होता है। प्रिया खिड़की से बाहर देखती रही। शहर की रोशनी भाग रही थी मगर उसके अंदर एक ठहराव था, एक नई शुरुआत का। उसने मन ही मन तय किया, अब वह आसपास के लोगों को काम नहीं, कहानी समझेगी, क्योंकि हर इंसान के पास एक कहानी होती है और कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी की कहानी को टूटने से बचा लेती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।